हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर में जो बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में आया था। ये एग्ज़ाम जो आया था फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। तो अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो भी आप अपने क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। और अगर आपके बीए के फर्स्ट एड के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो भी आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पिछले सेशन के जितने भी एग्ज़ाम हुए रहते हैं उसी तरीके से उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और लगभग कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन की, फिर सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रहा है। तो फर्स्ट एड का क्वेश्चन है जो सिर्फ बालिकाओं के लिए ये होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि डोपामिन सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ। डोपामिन का स्रावण कब कम हो जाता है। तो डोपामिन का जो स्रावण है वो पार्किंसन रोग में कम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थर्ड क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम से पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन्स वो स्रावित होता है। फोर्थ क्वेश्चन, शुक्राणुओं की संख्या कम होने का परिणाम। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो स्पर्म काउंट। तो इसकी जो परिणाम होते हैं, नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। डेथ तो होगा नहीं, अगर किसी में स्पर्म की कमी हो गई है तो उसमें डेथ का ये कोई रीज़न नहीं है, ना तो एबॉर्शन का कोई रीज़न है, क्योंकि एबॉर्शन तो फीमेल में होता है और ये स्पर्म का रिलेशन तो मेल से होता है, तो इसकी कोई वही नहीं है। और प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी जो होता है जब स्पर्म जाता है और ओवम से मिलता है तब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इसलिए ये तीनों जो हैं वो गलत हो जाएंगे और इनफर्टिलिटी सही हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो एक्ट था वो 1971 में आया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है कि फास्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो फास्ट का फुल फॉर्म होता है फेस आर्म स्पीच एंड समय। फेस आर्म स्पीच तथा समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से भी बिलोंग करते हैं तो उस पर भी फर्स्ट एड का एक रहता है यूनिट, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेवंथ है, व्हाट इज़ द कॉज ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप। रक्त परिसंचरण कब रुक जाता है। तो रक्त परिसंचरण तब रुकता है जब दिल का दौरा पड़ने लगता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि रक्त परिसंचरण जो होता है वो रुक जाता है। एबीसी किसका प्रतीक है। एबीसी जो होता है वो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, श्वास मार्ग, श्वसन और परिसंचरण का ये प्रतीक होता है। गर्भपात का प्रकार नहीं है। तो गर्भपात का मिस्ड गर्भपात होता है, सेप्टिक गर्भपात भी होता है। सेप्टिक एबॉर्शन जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, और मिस्ड एबॉर्शन जो होता है वो ऐसा एबॉर्शन होता है जिसमें कि जो फीमेल होती है उनको पता ही नहीं चलता। कंप्लीट एबॉर्शन वो होता है, एक कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट जो होता है उसमें पूरी तरीके से जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर नहीं आए रहते हैं, लेकिन कंप्लीट में पूरी तरीके से आ जाते हैं। एसेंशियल बोले तो अनिवार्य, ये कोई भी एबॉर्शन का रूप नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि प्रकार नहीं है तो इसमें
अनिवार्य गर्भपात कोई नहीं होता, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट एड जो शब्दावली है कम इन फोर्स इन विच ईयर, किस ईयर में आया था? तो ये जो है 1870 ईस्वी में आया था। फर्स्ट एड की शब्दावली 1870 ईस्वी में आया था। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सक का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो प्राथमिक चिकित्सक के रूप में फ्रेडरिक एस मार्च को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर देते समय कैब शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कैब शब्द में जो सी का प्रयोग होता है वो कंप्रेशन के लिए किया जाता है। पैक्ट शब्द में पी शब्द का क्या मतलब है? तो पैक्ट शब्द में पी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट पैक्ट शब्द में प्रोटेक्ट पी का मतलब होता है। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पे ले जाता है? तो ऑन शोल्डर जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। छत के नीचे फेंक कर ये भी गलत हो जाएगा। ज़ोर से घसीट कर, क्योंकि ऊपर आग लगी रहती है और नीचे जो फायरमैन होते हैं वो ज़ोर से घसीट कर लेकर आते हैं, तो आग लगने का खतरा, उसको आग से जलने का खतरा कम हो जाता है। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पट्टियों के अंतर्गत नहीं आता है? सॉरी, तो जो ट्रायंगल बैंडेज होता है वो भी होता है, रोलर बैंडेज भी होता है, ट्यूबलर बैंडेज भी होता है, तो कोई भी गोल पट्टी नहीं होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड सी वाला ऑप्शन गलत होगा, मीन्स सही होगा, क्योंकि गोल पट्टी कोई भी नहीं होती है। रोलर पट्टियों का उपयोग क्या होता है? तो ये पैर की उंगली पर भी काम आती है और हाथ की उंगली पर भी लपेटने के काम में आती है। तो इसलिए इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो रोलर पट्टियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी की 8 प्रकार की जो पट्टियाँ हैं किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो ट्यूबलर, रोलर, त्रिकोण, इन तीनों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग के लिए किया जाता है? तो क्या है ये? ऑन शोल्डर, मतलब कंधों के लिए इसका यूज किया जाता है। What exhale ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस? तो मानव शरीर से श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या निकलता है? तो निकलने की, जब देखो इनहेल करते हैं कोई भी चीज़, इनहेल हम ऑक्सीजन को करते हैं, लेकिन एक्सेल की जब बात हुई, मतलब निकालने की बात हुई, तो एक्सेल हम क्या करते हैं? CO2 करते हैं, और इनहेल हम O2 करते हैं। तो जब एक्सेल की बात होती है, मतलब निकालने की बात होती है, तो CO2 को निकालते हैं, और जब अंदर लेने की बात होती है तो ऑक्सीजन को करते हैं। तो निकालने की बात किया गया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो श्वसन तंत्र, देखिए वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे आ गया जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। तो इसमें इनहेल की बात किया गया है, तो इनहेल में ऑक्सीजन हो जाएगा। श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा और किन कार्यों में मदद करता है? तो जो रिस्पायरेशन होता है वो बोलने में भी हेल्प करता है। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं वो 2 लोब होते हैं। तो अगर आपसे लेफ्ट पूछता है तो 2 लोब्स, एंड अगर राइट पूछता है तो 3 लोब्स। जब शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है, डूबे रहे व्यक्ति को
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो उसको सतह पर पीठ के बल लेटा देना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए। जितने भी उसके अंदर पानी घुसे हुए हों, पानी मुंह के अंदर उसने लिया हुआ हो, तो उसको ऐसे प्रेशर डालना चाहिए जिससे वो उसके मुंह में जितने भी, उसके पेट में जितने भी पानी हो सब निकल जाए मुंह के थ्रू। चोकिंग की स्थिति, ठीक है, कह रहा है कि चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है? इन चोकिंग ऑब्जेक्ट बिकम ट्रैप्ड इन विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो ट्रैकिया है उसमें ये पार्ट घुस जाता है जिसको श्वसन नली भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दमा के क्या लक्षण होते हैं? तो दमा के जो लक्षण होते हैं वो छाती में जकड़न भी हो जाता है, चेस्ट में कॉन्जेशन हो जाता है, खांसी भी आती है, अचानक हाफना, व्यक्ति हाफने भी लगता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया पूछ रहा है कि हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में और शरीर में, शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस अवस्था को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और शरीर में क्या कह रहा है, अमोनिया की कमी, तो अमोनिया की कमी को हाइपोक्सिया नहीं कहते हैं। शरीर में मीथेन की कमी को भी नहीं कहते हैं। शरीर में नमक की कमी होती है तो गाइटर हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का जो वजन होता है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने लोब्स होते हैं? तो मानव हृदय जो होता है उसके 4 लोब्स होते हैं। राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस हिसाब से इसके 4 लोब हो जाते हैं। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में जाता है? तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स में आता है और लंग्स क्या काम करता है, जो ब्लड होता है उनको ऑक्सीजनेटेड करने का कार्य करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लंग्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण है? मस्तिष्क में रक्तस्राव जो होता है वो किस कारण से होता है? तो वो स्ट्रोक जब हो जाता है, स्ट्रोक की वजह से मस्तिष्क से रक्तस्राव जो होता है, ब्लीडिंग होती है, माइंड से ब्लीडिंग होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रोक। नुकीली चीज़ जब घुसती है अंदर बॉडी में तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे इंसिजन कहते हैं। अब इसमें इंसिजन में और पंक्चर घाव में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि पंक्चर घाव होगा या फिर इंसिजन, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इंसर्ट होती है तो उसको इंसिजन कहते हैं। बट इसमें पंक्चर भी है। पंक्चर तो मुझे नहीं लगता होगा, बट आप लोग एक बार चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो अक्षतंतु की जो चोट होती है वो सिर से संबंधित होती है। यदि घाव रक्त से बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकेंगे? तो उसे, अगर घाव कोई है तो उसे क्या करेंगे, साफ जो कपड़ा होता है उससे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से घाव जहाँ है वहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। दो भारी वस्तुओं से दबने वाली इंजरी होती है। तो दो जब भारी वस्तुएं होती हैं, जैसे ये हो गई एक वस्तु और एक ही वस्तु ये हो गई, अब यहाँ बीच में कोई पर्सन है तो इसको अगर इंजरी होती है तो इसे क्या कहते हैं? अब ये वस्तु इधर आई और ये वस्तु इधर गिरी, बीच में ये फंस गया बेचारा, तो इस जो ये घाव है इसको क्रश इंजरी कहते हैं। इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? तो जो होता है एब्रेशन, इंसिजन, लैसरसन, ये सब एक घाव की श्रेणी है। लेकिन फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे ये आपके पैर हैं, ठीक है, ये
आप हैं और आपके पैर टूट गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि अगर ये आपका पैर है, आधे पर से टूट गया, इधर आधे से टूट गया, हाथ है, यहाँ पे कहीं टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्चर हो गया ना। तो इसलिए ये घाव की स्थिति में नहीं आता, ये क्या आता है? ये फ्रैक्चर अलग श्रेणी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वयस्क मानव के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव जो होता है, हाउ मेनी बोन्स आर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो एडल्ट में 206 होता है, और जो क्या होते हैं, न्यूबॉर्न या फिर बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों में, शिशुओं में कितने बोन्स होते हैं? वो होते हैं 300 बोन्स। ये क्या होते हैं, पहले ये बोन छोटे छोटे रहते हैं, फिर आपस में जो बच्चा बड़ा होता है तो इसके बोन्स जैसे ये है, तो फिर बाद में क्या होते हैं, ये बोन्स जॉइंट हो जाते हैं। तो इसलिए जब एडल्ट होता है व्यक्ति तो उसके बोन्स में 206 होते हैं। अगर बच्चों का पूछे तो बच्चों में 300 बोन्स होते हैं। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर अगर बात करें तो रचना के आधार पर बोन को 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंज जो संधि होती है उसको कब्जेदार संधि के नाम से भी जाना जाता है। कैप्चर्ड जॉइंट जिसको कहते हैं उसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्य के आधार पर मांसपेशियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कार्य के आधार पर जो मांसपेशियां हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है उसे किस पेशी के नाम से जाना जाता है? तो उसे एक अनवॉलेंटियर, बोले तो अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हमारे बिना इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि जो कार्डियक होता है, तो जो यहाँ सब मसल्स होती हैं, ये सब जो होती हैं वो बिना इच्छा के, हमारी इच्छा के काम नहीं करती हैं, वो अपने आप ही बिना थके हुए कार्य करती हैं। लेकिन जैसे कि हाथ है, तो हाथ की हमारे कब्जे में है, अगर हम चाहेंगे तो हाथ से उठाकर पानी पिएंगे, अगर हम चाहेंगे तो हाथ से उठाकर पानी नहीं पिएंगे। तो ये हमारे कब्जे में ये सब पेशियां हैं। मुंह है, अगर हम चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं, वो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे दिल का धड़कना, यहाँ सब जो पेशी होती है, यहाँ सब अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जब फ्रैक्चर होता है तो जो ये हड्डी है वो मसल्स के बाहर आ जाती है, ठीक है। ये मान लो हड्डी है और मसल्स को बाहर कर देगी, जैसे मसल से बाहर ये हड्डी आ जाती है। तो ऐसे जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हें खुला या संयुक्त फ्रैक्चर कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों में जो अधिकांशतः फ्रैक्चर होते हैं उन्हें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी इसे ग्रीन स्टिक ही कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशियों के कारण होता है? तो जो शरीर का अधिकांश वजन होता है वो कंकाली पेशी, बोले तो ऐच्छिक पेशियाँ, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंटियर मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो शरीर का अधिकांश वजन इन्हीं के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंधों को जोड़ने वाली, कंधों के का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो जो कंधों का जोड़ होता है वो बाल एंड सॉकेट संधि जो होती है, सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं ये। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। जो स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डियाँ, वो भी है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो भी एक क्या होती हैं, न्यूरॉन का ही हिस्सा होती हैं। और जो थायराइड होता है ये किसी भी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। देखो, नर्वस सिस्टम जो होता है
वो माइंड से अटैच होता है। रीढ़ की हड्डियाँ भी हमारी नर्वस सिस्टम से ही चलती हैं। सेंसरी न्यूरॉन जैसे सेंस ऑर्गन्स जैसे होते हैं, ये भी हमारी जो न्यूरॉन के थ्रू है, वहीं से सब कुछ जितनी भी कार्य प्रणाली होती है उसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू माइंड तक पहुंचाती है। तो ये भी जो सेंसरी न्यूरॉन है ये भी एक क्या है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन थायराइड कोई भी ऐसी नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो हमारी सारी गतिविधियों को नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी में जो कि हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्योंकि हम जैसे कि चोट लगी मुझे, ठीक है, जैसे आपको चोट लगी तो वो अगर किसी पार्ट में चोट, हाथ में जैसे अंगुलियों में चोट लगी तो चोट लगेगी तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे माइंड तक वो संकेत जाएगा कि चोट लग गई है। तो वहाँ क्या करेगा, WBC को भेजेगा, जिससे कि वहाँ पे जितने भी रोगाणु बीजाणु हैं अगर वो आए तो उन पे अटैक कर सके और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर सके, जिससे कि और ब्लड ना बहे। अब जैसे कि कोई चीज़ गर्म है तो अगर आप छुएंगे तुरंत ही आप अपने हाथ को ऐसे हटा लेंगे। वो किस वजह से हटाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा कि हाँ ये चीज़ गर्म है, माइंड के पास ये संकेत जाएगा। फिर माइंड तुरंत ही, इतनी तेज होती हैं ये नर्वस सिस्टम की जो मतलब तुरंत कार्य करती हैं, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत माइंड के पास जाएगा ये संकेत कि ये चीज़ गर्म है। तो वो जो हम हाथ हटाते हैं वो हाथ के थ्रू, मतलब हाथ जो हटाते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हटाते हैं, क्योंकि माइंड को ये संकेत जाता है कि ये चीज़ गर्म है, ये तुम्हें हानि पहुंचा देगी, इसलिए इसको हाथ को हटाओ। कोई भी चीज़ जैसे कुछ काट रहा है तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे कि हाँ ये मुझे काट लेगा, तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आप हटाते हैं, ये नहीं कि अपने हाथों से हटाते हैं। नर्वस सिस्टम ये संकेत देता है कि हाँ ये चीज़ हानिकारक है, तुम अपना हाथ हटा लो। तो ये होते हैं नर्वस सिस्टम का कार्य। तंत्रिका तंत्र की संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचना इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इट इज़ फाउंड। तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस, जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? तो न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो ब्रेन का जो हिस्सा है सेरेब्रम भी है, सेरेबेलम भी है, ब्रेन स्टेम भी है, लेकिन नेफ्रॉन जो होता है वो मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बाकी 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तो हो गए, 50 क्वेश्चन और हैं जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितनी भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़, अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं।